और वक्त यूपी प्राइम का है। श्रम विभाग पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की 3500 बेटियों को उनका सामूहिक विवाह कराया गया। वृंदावन योजना में डिफेंस एक्सपो कार्यक्रम स्थल पर आयोजित विवाह कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिक देश का आधार है, उनके बिना निर्माण की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह हमारे लिए खुशी की बात है कि प्रदेश सरकार ने अब तक 2 लाख कन्याओं का सामूहिक विवाह के तहत उनका विवाह करवाया। इस मौके पर जोड़ों को 75,000 रुपए की सहायता भी दी जाती है। उनका जीवन अव्यवस्थित रहता ही है, लेकिन उस अव्यवस्था की चपेट में उनके बच्चे आते हैं और इसलिए सरकार ने तय किया है प्रदेश के अंदर 18 स्थानों पर, यानी 18 हमारे पास कमिश्नरी हैं, उन कमिश्नरी मुख्यालयों पर लोग 18 अटल आवासीय विद्यालय चलाएंगे, जिसमें आज की अत्याधुनिक शिक्षा श्रमिकों के बच्चों को और अनाथ बच्चों को दी जा सके। इसके लिए एक व्यापक कार्य योजना बनकर के इसको हम इसी सत्र में लागू करने जा रहे हैं। इसमें प्रदेश के भारी पैमाने पर श्रमिकों के बच्चों को अच्छी और उत्तम शिक्षा उपलब्ध कराने में, आधुनिक और उत्तम शिक्षा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। यह कार्य सरकार ने प्रारंभ कर दिया। दूसरा कार्य, प्रवासी हो या निवासी, रजिस्टर्ड हो या खेतों में काम करने वाला, या फिर स्ट्रीट वेंडर हो या पल्लेदार या कुली, जो भी मजदूर की श्रेणी में, श्रमिक की श्रेणी में जो भी लोग आते हैं, इनकी सामाजिक सुरक्षा की एक गारंटी। आपने देखा होगा इस बार उत्तर प्रदेश सरकार के बजट में हम लोगों ने एक व्यवस्था दी है। प्रदेश के अंदर 2 करोड़ श्रमिक परिवारों को, ये श्रमिक परिवार जो रजिस्टर्ड हैं, इन्हें श्रम और सेवायोजन विभाग के द्वारा, और जो परिवार जो रजिस्टर्ड श्रमिक नहीं हैं, उन्हें राज्य सरकार अपने फंड से उन्हें 2 लाख रुपए की जीवन सुरक्षा बीमा की एक योजना उपलब्ध कराने जा रही है। अगर श्रमिक के साथ दुर्भाग्य से कोई दुर्घटना घटित होती है तो उस परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता राज्य सरकार के स्तर पर उस परिवार को मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। ये व्यवस्था सरकार आगे करने जा रही है। लेकिन साथ साथ जितने भी श्रमिक रजिस्टर्ड हो, अनरजिस्टर्ड हो, ऐसे 2 करोड़ श्रमिक परिवारों के लिए आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जो लोग अब तक इस योजना से आच्छादित नहीं हुए हैं, उन्हें मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक की प्रति वर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का कार्य भी राज्य सरकार करेगी। और यह योजना भी हम लोग तत्काल प्रभाव से प्रदेश के अंदर लागू करने जा रहे हैं। यानी अनेक योजनाएं आज श्रमिक परिवारों के लिए सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। स्वाभाविक से आपके बगैर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं हो सकता है, कोई भी निर्माण आगे नहीं बढ़ सकता है। और आप इसी ताकत को एक सकारात्मक दृष्टि से लेकर के सरकार ने अपनी सकारात्मक ऊर्जा के साथ जोड़ा है और वो एक साथ आगे बढ़कर के इन तमाम प्रकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। आज इसी का परिणाम है कि 3507 जोड़े श्रमिक परिवारों से जुड़े एक साथ यहाँ पर अपनी नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। कितने आप सौभाग्यशाली हैं। सामान्य कार्यक्रम में हम लोगों को जाने का अवसर नहीं प्राप्त होता है। हमारे यहाँ मंत्रियों के परिवार में, हमारे जनप्रतिनिधियों के परिवार में मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, हम लोगों को जाने का अवसर नहीं मिल पाता है, समय में भी नहीं निकल पाते हैं। लेकिन इस सामूहिक विवाह में मुझे भी आना पड़ा, हमारे श्रम और सेवायोजन मंत्री को भी आना पड़ा, हमारे कानून मंत्री को भी आना पड़ा, बाल विकास और महिला बाल विकास और पुरस्कार विभाग के मंत्री को भी आना पड़ा, और साथ साथ विभाग के राज्य मंत्री को भी आना पड़ा। सभी कार्यक्रम को स्थगित करते हुए आज हम सब आपके बीच में हैं। हमारे अधिकारीगण सभी अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। तो प्रदेश में योगी सरकार ने निर्धन परिवारों की कन्याओं के हाथ पीले कराने का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। राजधानी में सबसे बड़े सामूहिक विवाह का आयोजन किया, जिसमें 3500 बेटियों का विवाह कराया गया। अभी हमने आपको सुनवाया भी, मुख्यमंत्री ने उस मौके पे क्या कुछ कहा था।
और ये बताया था कि कैसे उनकी कोशिश रही है और श्रमिकों के योगदान का उन्होंने जिक्र किया कि श्रमिक जो है वो देश की आन बान और शान है, क्योंकि देश के हर निर्माण में श्रमिकों का योगदान है और उनकी बेहतरी के लिए सरकारें लगातार कदम उठा रही है, सरकार लगातार कदम उठा रही है, काम कर रही है। तो यहाँ पे 3500 बेटियों की विवाह कराया गया और इस पर हमने दिखाया कि क्या कुछ वहां पे हुआ। मुख्यमंत्री ने जो संबोधित किया था उसमें क्या कुछ उन्होंने कहा और बताया कि जो श्रमिक हैं वो देश की आन बान और शान है, उनका जो योगदान है राष्ट्र के प्रति वो हमेशा याद रखा जाएगा। और हमारे संवाददाता जितेंद्र ने श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य से भी बात की, उन्होंने इस मौके पर क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। सरकार एक बार फिर नंबर 1 का खिताब हासिल करने जा रही है और आज उत्तर प्रदेश लखनऊ में 3500 जोड़ों की उत्तर प्रदेश की योगी सरकार विवाह कराने जा रही है, यानी 7000 दूल्हा दुल्हन आज विवाह के बंधन में बंधेंगे। हमारे साथ श्रम मंत्री हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी। सर, एक बड़ा इतिहास नाम लिखने आया क्योंकि देश में ये सबसे बड़ा सामूहिक विवाह होगा। ये देश में नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा सामूहिक विवाह है जिसमें 3500 जोड़े शादियां संपन्न होने जा रही हैं, यानी दुल्हन दूल्हों की कुल संख्या 7000 होगी। उनके परिवारीजनों की संख्या जोड़ लिया जाए तो 42000 होगी। दर्शकों की संख्या जोड़ लिया जाए तो संख्या 50000 होगी और साथ ही साथ 60 लाख वर्ग फीट क्षेत्र में यह विशाल और भव्य पंडाल बनाया गया है जिसमें आज 3500 श्रमिक पुत्रियों की शादी समारोह में माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, माननीय उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी सहित हमारी सरकार के अनेकों कैबिनेट मंत्री सम्मिलित रहेंगे, दर्जनों विधायक और सांसद उपस्थित रहेंगे। इस भव्य आयोजन में वर वधुओं को आशीर्वाद देंगे। श्रमिक पुत्री के खाते में 65,000 रुपया की धनराशि जाएगी। साथ ही साथ 10,000 रुपये की हमने अतिरिक्त व्यवस्था कर रखी है जिसमें 5,000 रुपये में लड़की के लिए परिधान और 5,000 में लड़के के परिधान की व्यवस्था की जाएगी। इसके अतिरिक्त सभी जो आज 42,000 श्रमिक पुत्री के शादी समारोह में दुल्हन दूल्हे के साथ परिवारीजन इकट्ठे हो रहे हैं, उन सभी 42,000 लोगों का यहाँ पर भोजन की व्यवस्था है। आने पर उनको चाय पानी नाश्ता की व्यवस्था की जा रही है और शादी संपन्न होने के बाद यानी जाने के पहले सभी 42,000 लोगों को भोजन की दिव्य व्यवस्था की गई है। यानी भव्य आयोजन के माध्यम से जो हमारी केंद्र सरकार प्रदेश सरकार का एक संकल्प है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उस कसौटी पर श्रम विभाग आज श्रमिकों के सम्मान में 4 चांद लगा करके ये साबित कर दिया है कि हमारी सरकार जो कहती है वो करती है और वो हमने करके दिखाया भी। बजट की बात की जाए तो कितना बजट का प्रावधान किया गया इसको लेकर? देखिए, श्रमिकों के सम्मान में जैसा कि मैंने बताया, एक श्रमिक के खाते में 65,000 रुपया इस मंथ में जाएगा। सरकार एक पूरा खर्च शादी का, पंडाल का, भोजन का सरकार खुद कर रही है। साथ ही साथ 10,000 रुपया अलग से दूल्हे और दुल्हन के ड्रेस के लिए दिए जा रहे हैं। और कितना खर्च होगा उसका मानक यही है। इसी मानक के अनुसार जितने जोड़े घटते और बढ़ते हैं उतने ही ये धनराशि की संख्या बढ़ती जाती है। एक जोड़े यानी एक लड़की के शादी पर 65,000 रुपया लड़की के पिता के खाते में जाता है। लड़की का पिता चाहे 65,000 रुपया पूरा का पूरा अपने बेटी दामाद को दे दे कि जाओ अपने जीवन की शुरुआत इस पैसे से करो, या उसका सामान खरीद के दे दे, ये उसके निर्णय पर निर्भर करता है। कितने जिले से ये जो बेटी बेटियां आए हैं जिनका विवाह हो, कितने जिले से आए हैं? ये सभी लखनऊ मंडल का है। लखनऊ मंडल स्तरीय वैवाहिक कार्यक्रम है, इसलिए लखनऊ मंडल के ही सभी जोड़े यहाँ पर आए हुए हैं। एक आखिरी सवाल, एक बार फिर रिकॉर्ड अपने नाम करने जा रही है योगी सरकार? एक बार फिर रिकॉर्ड हासिल करने जा रही है योगी सरकार? स्वाभाविक रूप से रिकॉर्ड हर दौर में हमारी सरकार बनाती जा रही है और ये भी अपने आप में रिकॉर्ड है और हम रोज नित्य प्रति नया रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। हम अपना रिकॉर्ड स्वयं तोड़ रहे हैं, हमारा रिकॉर्ड कोई और नहीं तोड़ सकता। अभी मैंने पिछले 15 फरवरी को 2754 जोड़ा मुरादाबाद में किया था। आज 18 मार्च को हम लखनऊ में 3500 जोड़े शादी करने जा रहे हैं और इस तरीके से इसका भी रिकॉर्ड हमारा श्रम विभाग आगे जरूर तोड़ेगा। लगातार यह क्रम
चलता रहेगा। श्रमिकों के सम्मान में किसी प्रकार के कोई कोताही नहीं होगी, ये श्रम विभाग का संकल्प। धन्यवाद। ये थे हमारे पास श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि योगी सरकार का जो रिकॉर्ड का कायम करने का, जो एक प्रथम स्थान हासिल करने का जो तरीका है, वो कहीं ना कहीं लगातार बना रहेगा। और आज लखनऊ मंडल के 3500 जोड़ों की उत्तर प्रदेश की योगी सरकार विवाह कराने जा रही है। कैमरा पर्सन बॉबी साथ में जितेंद्र सिंह, प्राइम न्यूज, लखनऊ। अखिलेश यादव ने वृंदावन में योगी सरकार के 4 साल के कार्यकाल पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की अंधेर नगरी के 4 साल चौपट राज के रहे हैं और अब जनता समझ चुकी है। आने वाले समय में हिसाब किताब वोट का होगा। समाजवादी पार्टी, उनका भी एक छोटा दल है, उनके साथ रास्ता खुला है। लगातार तेल की कीमतें बढ़ती जा रही है। अगर आपकी सरकार प्रदेश में आती है तो क्या तेल की कीमतों में कटौती की जाएगी? मैं चाहूंगा जल्दी बनवा दो सरकार, और पहला फैसला वही होगा जो आप कहोगे, जल्दी बनवाओ। लेकिन आजम खान साहब के ऊपर झूठे मुकदमे हैं और उन पर मुकदमे बकरी के, जानवर के, लाइब्रेरी के और जमीनों के। और आप पत्रकार साथी हो, यहाँ के मथुरा के हो, आप बताओ किस पे मुकदमा लगवाना है? बड़ी सरकार किसको मानते हैं? और आपसे बेहतर नहीं जानता होगा कोई जमीनों का मामला, और आप सच भी जानते हो, लेकिन कुछ मजबूरी से आप नहीं बोल पा रहे। केवल उन्हीं पर नहीं, जितने झूठे मुकदमे अगर पत्रकार के होंगे उनके भी वापस ले लेंगे। लेकिन पत्रकार साथियों, अभी बता दो आप पे लगे कि नहीं लगे? कि आपकी सरकार ने मथुरा के एक दिवंगत पत्रकार को 20 लाख रुपए की मदद की थी। मैं पत्रकार साथियों आपका धन्यवाद इसलिए देता हूं कि समाजवादी सरकार ने अपनी बिल्कुल नीयत साफ रखी है। अगर किसी के साथ कोई संकट या परेशानी आई तो समाजवादी पार्टी ने सरकार के खजाने से मदद की। इसीलिए मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर योगी हैं तो योगी की जो परिभाषा गीता में है, जो भगवान श्री कृष्ण ने दी है कि जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे वो योगी होता है। क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री योगी हैं? किसान मर जाए, जवान मर जाए, पत्रकार मर जाए, उन पे कोई परवाह नहीं है। जो मदद करनी चाहिए, जो पुरानी योजनाएं थी वो भी नहीं लागू कर रहे हैं। साइकिल ट्रैक आपके यहाँ बना मथुरा में? गोवर्धन का बाईपास किसने बनाया? गोवर्धन की परिक्रमा का पूरा मार्ग किसने सुंदरीकरण किया? एलईडी लाइट्स लगाई। यहीं पर मुझे याद है जब मैं अक्षय पात्रा के मंदिर से निकला था तो मैंने बदबू सूंघी थी। यहाँ पर बदबू थी। इस्कॉन टेम्पल में गया तो मैंने देखा बदबू है। तो जब मैंने अधिकारियों से पूछा, उस समय के जो डीएम और कमिश्नर थे जो हमारे साथ थे, मैंने कहा अगली बार अगर मैं आऊँ तो यहाँ ये नहीं दिखना चाहिए, ना इस तरह की वो बात होनी चाहिए। याद कीजिए वो नाला बना, सब बंद होकर के सफाई हुई। ये तो मथुरा है। और मैं तो आपसे कहूंगा कि यहाँ के जो विकास कार्य हैं आप उनकी सूची बना लो और भारतीय जनता पार्टी हमें बताए कि उन्होंने कौन सा बड़ा काम किया उसके मुकाबले। अगर 4 लेनिंग हुई है मथुरा वृंदावन में, गोवर्धन में, बरसाना में, फ्लाईओवर्स बने, आरओबीज बने हैं, तो वो हमें बताएं कि कितने 4 लेन उन्होंने बनाए हैं। और उन्होंने केवल एक काम किया है कि जो 4 लेन का हेड था, जिसके माध्यम से 4 लेनिंग होती थी, वो हेड ही खत्म कर दिया, उसमें पैसे ही नहीं देते हैं। और सबसे बड़ी बात है एक्सप्रेस वे से वृंदावन का सीधा रास्ता अगर किसी ने जोड़ा है तो समाजवादियों ने जोड़ा है। न कितने लाखों लोगों को उससे लाभ पहुंचा है। वो एक वैक्सीन बंद हो गई दुनिया में, कहो तो हम लगवा दें आपको भी। है वैक्सीन बंद की नहीं बंद हुई? तो ये सही है कि वैक्सीन लगनी चाहिए। हमें इंजीनियर्स या डॉक्टर्स या रिसर्च साइंटिस्ट, बायोकेमिस्ट, इन पे कोई शक नहीं है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उस कोरोना का भी लाभ लेना चाहती है, जब भूखों मार दिए मजदूर, सड़कों पे चलते आपने हमने देखा कितने मजदूर बेचारे घर का सब सामान लाद करके चल रहे थे, तब ये सरकार सो रही थी। बंगाल में ममता बनर्जी दोबारा मुख्यमंत्री बने, उसका पूरा समर्थन और अपील हम आपसे भी करते हैं।
औरैया में राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे चौपाल के कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री जय किशन जैकी ने पहुंचकर ग्रामीणों से गांव की समस्याओं को लेकर सीधा संवाद किया। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को जानकारी दी, साथ ही ग्रामीणों की समस्याओं को भी सुना। मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार के 4 साल पूरे होने जा रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हम गांव में चौपाल लगा रहे हैं। चौपालों के माध्यम से हम गांव की जो केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, इन्हें ग्रामीणों को किस स्तर तक इसका लाभ मिला है, अगर कहीं कोई त्रुटि रह गई है, कहीं कोई कमी रह गई है, या किसी भी लाभार्थी को किसी भी तरह की कोई कठिनाई है, तो इस बात पर भी हम लोग उसको ठीक कराने का पूरा भरसक प्रयास कर रहे हैं। और गांव का मिजाज भी जानने निकले हैं इसी चौपाल के माध्यम से कि गांव के लोगों की क्या हाल है। मुझे ऐसा आज प्रतीक होता है कि अभी भी हमारे केंद्र में जो प्रधानमंत्री जी हैं आदरणीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश सरकार में योगी जी, इनका अभी भी गांव में जो योजनाएं हैं उन गांव में लोगों को लाभ मिल रहा है और पूरा भरोसा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री पर जनता को है। गाजियाबाद के लोनी में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। थाना लोनी क्षेत्र में पार्क में बैठे 2 युवकों के साथ मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने हथियारों के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल बदमाश पार्क में घूमने आए युवकों से मारपीट कर पैसे की मांग करने लगे। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने पिस्टल से फायर करने की कोशिश की, लेकिन गोली नहीं चली, जिसके बाद एक बदमाश ने ईंट उठाकर युवक के सिर में मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरे पास मैं पार्क में बैठा था महल कॉलोनी में, वहाँ पे 3 बंदे आए और मेरे साथ मतलब हाथापाई करी, फ़ोन छीनने की कोशिश कर रहे थे। मैंने फ़ोन नहीं दिया हमने, तो उसके बाद हमें पिस्टल दिखा के मेरी बाइक और दोनों को पैसे ले गए। मतलब मोटरसाइकिल ले गए आपकी? बाइक ले गए मेरी और पैसे भी ले गए जेब से। कितने लोग थे? 3 बंदे थे और चौथा पहले से बैठा हुआ था वहाँ पे। 4 लोग थे? 4 लोग थे वहाँ पे। तो आपके साथ मारपीट की थी? हाँ सर, पहले मारपीट की और साथ वाले के चोट भी लगी है बहुत ज़्यादा। क्या मारा था? ईंट मारा है सर उसको? हाँ, ईंट मारा और ब्लड नहीं रुक रहा था। मतलब 10 टाके आए हैं उसके। क्या नाम है उसका दूसरे का? अजय कुमार। अजय जी सर। वो कहाँ है अभी? वो वहीं नर्सिंग होम में है अभी। नर्सिंग होम में? जी। आपने सूचना दी पुलिस को? जी, मैं 100 नंबर 112 पे कॉल कर दी थी मैंने, जब घटना हुआ जब मैंने कॉल कर दी। तो दुनिया भर में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर एक लिस्ट जारी की गई है। इस लिस्ट में सबसे प्रदूषित 30 शहरों की लिस्ट में भारत के 22 शहरों के नाम शामिल हैं और इन 22 शहरों में उत्तर प्रदेश के 10 शहरों का नाम है। जबकि दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर की बात की जाए तो यूपी का गाजियाबाद शहर दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है। इस लिस्ट के सामने आने के बाद प्राइम न्यूज ने गाजियाबाद शहर में प्रदूषण के हालात का जायजा लिया। ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मैं खड़ा हूं दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे प्रदूषित शहर में। जी हां, मैं बात कर रहा हूं गाजियाबाद की। गाजियाबाद दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया है, लोग यहां पर रहते हैं। दिल्ली एनसीआर का ये क्षेत्र है। और आपको बता दें, एक लिस्ट जारी हुई है। आश्चर्य की बात है, उस लिस्ट में जो प्रदूषित शहरों की जो लिस्ट जारी हुई है उसमें गाजियाबाद का दूसरा नंबर आया है। आप बता दें कि लखनऊ और दिल्ली देश की राजधानी और प्रदेश की राजधानी भी इससे अछूती नहीं है, क्योंकि लखनऊ का 9वां नंबर है प्रदूषित शहरों में, वहीं दिल्ली का 10वां नंबर इस लिस्ट में आया है। आपको बता दें कि प्रदूषण इतना ज़्यादा हो रहा है, एक तो कोरोना महामारी फैल रही है, दूसरा प्रदूषण को लेकर लोगों को फेफड़े की बीमारी आदि जो बीमारी प्रदूषण से होती हैं, सांस की बीमारी, वो बढ़ रही हैं। अभी हम कुछ लोगों से बातें करेंगे इसको लेकर। क्या नाम है आपका? मुनीश जी, प्रदूषण इतना फैल रहा है जी, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? प्रदूषण जो फैल रहा है ये मेरे वक्तव्य के अनुसार 2 कारणों से है। इसमें एक कारण तो मैं आम नागरिक यानी खुद को मानता हूँ, और दूसरा कारण है प्रशासन। जब तक ये दोनों चीज़ें नहीं सुधरेगी तब तक प्रदूषण का स्तर नहीं सुधरेगा। अगर मैं खुद नहीं सोचूंगा कि मुझे ये प्रदूषण नहीं करना, तब तक कंट्रोल नहीं होगा, चाहे उसमें प्रशासन कुछ भी करता रहे, अपनी कुछ भी मेहनत कर ले। दूसरा प्रशासन ये है कि प्रशासन भी उस जागरूकता को उस व्यापक स्तर पर फैलाए और जन जन को जागरूक करे कि वो प्रदूषण की जो भयावह है
जब भयावहता है उसको समझ सके आम नागरिक, वो समझ सके कि ये जो प्रदूषण बढ़ रहा है ये किस तरफ हमको लेके जा रहा है। प्रदूषण एक राक्षस है जो आने वाले समय में हमारी पीढ़ियों को एक बहुत बुरी घातक बीमारियां देकर जाएगा। कहीं ना कहीं ये कोरोना जैसे वायरस, इस तरह की बीमारियां इस प्रदूषण से फैलती हैं और आने वाले समय में और भी फैलेगी। तो कहीं ना कहीं ये आम नागरिक को और प्रशासन को दोनों को ही समझना होगा, तभी हम प्रदूषण से निजात पा सकते हैं। हमारे साथ ये थे मनीष कुमार, जिनका कहना है कि इसमें आम नागरिक भी इतने ही जिम्मेदार हैं और जितना कि प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। कहीं ना कहीं लोगों को इस देखना चाहिए कि प्रदूषण में थोड़ी सी लापरवाही ना बरतें। और हमारे साथ अभी एक व्यक्ति और है, इनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक है। विवेक जी, प्रदूषण इतना बढ़ रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ये तो सभी जानते हैं, और ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसके बारे में हम लोगों को सोचना पड़ेगा और इससे अधिक प्रशासन को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि कोई भी आम नागरिक अपने तरफ से सोचे, इससे बढ़िया है कि प्रशासन थोड़ा जिम्मेदारी दे, उससे बहुत ज़्यादा व्यक्ति कर सकता है। आपको पता है गाजियाबाद का प्रदूषण शहरों में दुनिया भर में दूसरा नंबर आया है? हाँ जी, ये मैंने सूची देखी तो पता चला कि गाजियाबाद सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है, दूसरे नंबर पर है, और ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। इसलिए आम जन को भी सोचना चाहिए, कम से कम हम एक पौधा लगाएं। अभी पर्यावरण बचाओ रैली भी निकली जिसमें प्लास्टिक को बंद करें बोतल में। ऐसे हमें कई कदम उठाने चाहिए जिससे प्रदूषण कम हो और मानव जीवन बचा। ये हमारे साथ थे, इनका कहना है कि लोगों को इसमें सोचना चाहिए और पेड़ लगाने चाहिए। जो प्लास्टिक यूज करते हैं लोग, इन पर ध्यान देना चाहिए, प्लास्टिक को ज़्यादा यूज ना करना चाहिए। गाजियाबाद से प्राइम न्यूज़ के लिए यशपाल कसाना। और वहीं प्रदूषित शहरों की लिस्ट में यूपी के मेरठ शहर का नाम भी शामिल है। इस बीच हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी ने मेरठ में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर हालात का जायजा लिया। दुनिया के सबसे 10 प्रदूषित शहरों में अकेले उत्तर प्रदेश के 9 शहर शामिल हुए हैं। इसमें मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ इलाके में। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरठ में जो दुकानें हैं ये मास्क बेचने की दुकानें हैं, और यहाँ पर दुकान विक्रेता भी हमारे साथ हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आप बताएं, यहाँ मास्क बेचे जा रहे हैं। एक तो कोरोना संक्रमण है, एक तो AQI बढ़ा है, उत्तर प्रदेश के 9 शहर शामिल हुए हैं, क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में देखिए ऑलरेडी प्रदूषण बहुत है, कोरोना संक्रमित थे, बट जी अभी जो 10 शहरों में है उसमें मेरठ भी है, तो मास्क तो हमारा पहले से ही बहुत ज़्यादा बिक रहा था। बढ़ा है तो इस वजह से क्या मास्क की सेल बढ़ी है? मास्क की सेल बढ़ी है बहुत, मतलब कितने का बेच रहे हैं आप मास्क? ये हमारा सर्जिकल मास्क 5 का जाता है। 5 रुपए का। और 5 से लेकर कितने रुपए तक का मास्क है आपके पास? हमारे पास 20 तक का है, 30 तक का है। लोग खरीद रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। आपको मालूम है पॉल्यूशन भी बढ़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, जिसमें 10 शहरों में मेरठ भी है। जी जी जी। तो उससे तो ये एक जागरूक महिला है जो कि लगातार ये जानती है कि मास्क पहनना है, और ये खास तौर से ये हिदायत दे रही है लोगों को मास्क पहने, क्योंकि कोरोना संक्रमण तो बढ़ा ही है, साथ ही साथ AQI यानी पॉल्यूशन भी खासा बढ़ा है। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उन्होंने भी मास्क लगाया। आइए उनसे बात कर लेते हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर मास्क तो लगाया, आपने मास्क लगाया है कोरोना संक्रमण से बचने के लिए, AQI भी बढ़ा हुआ है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, क्या कहेंगे? भाई खतरा है, परेशानी हो रही है सांस लेने में? सांस लेने में कोई परेशानी नहीं है जी। AQI बढ़ा हुआ है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। हाँ ये बढ़ रहा, प्रदूषण भी बढ़ रहा जी। आप बताएं, मास्क लगाओ, अपने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आप लोगों को क्या हिदायत दे रहे हैं? मास्क लगाओ और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। और मास्क लगाने से कोरोना संक्रमण का खतरा कम रहता है। जितनी सेफ्टी हो सके उतनी तो हम कर ही सकते हैं। जैसे सैनिटाइजर लगाना है, मास्क लगाना है, उससे अपना बचाव हो सकता है, उतना तो हम कर ही सकते हैं। क्योंकि जो है भाई पॉल्यूशन से बचना है, पॉल्यूशन भी है, खतरनाक पॉल्यूशन भी है, कोरोना संक्रमण भी है, तो इससे कुछ ना कुछ अपना हासिल ही होगा। अपने मास्क लगाने से क्या जा रहा है? कुछ नहीं जा रहा है। अपना जो है सेफ्टी अपने हाथों में तो अपनी है। तो कुल मिलाकर जो लोग जागरूक हैं वो तो जानते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ा हुआ है, और इस वजह से मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर जो सिटी हैं उत्तर प्रदेश के 9 शहर AQI बढ़ा हुआ है। और उनका जो रेड आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये सिटी की लिस्ट है। इसमें आगरा यानी उत्तर प्रदेश का आगरा भी शामिल है, और बागपत भी शामिल है, और अगर बात की जाए गाजियाबाद की, गाजियाबाद भी शामिल है, दिल्ली NCR का दिल्ली भी शामिल है, फरीदाबाद भी शामिल है,
गाजियाबाद आप देख सकते हैं, ग्रेटर नोएडा देख सकते हैं, गुरुग्राम देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो दिल्ली एनसीआर है उसके तो जो सिटी है, शहर है, वो तो शामिल हैं ही पॉल्यूशन के नाम पर। और ख़ासतौर से जो उत्तर प्रदेश के 9 शहर शामिल हुए हैं उनमें खास तौर से लोग बचाव हेतु मास्क का प्रयोग कर रहे हैं और मास्क के प्रयोग के साथ साथ कोरोना से बचने का भी इंतजाम कर रहे हैं। तो क्यों ना ये हम तय कर ले कि हमें कोरोना से बचाव करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगाना है और साथ ही साथ अगर AQA आपकी सिटी का बड़ा हुआ है तो जाहिर तौर पर आप इस तरीके का कपड़ा अपने मुंह पर बांधकर पोल्यूशन से भी बचाव कर सकते हैं। मेरठ से जितेंद्र भाटी, प्राइम न्यूज। सिद्धार्थनगर जिले में प्रसव केंद्र और PHC की बदहाल व्यवस्था पर डीएम ने गर्भवती महिलाओं की शिकायत पर निरीक्षण किया। प्रसव केंद्र पूरी तरह से झाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसे देख CHC अधीक्षक डॉक्टर S.K. भारती को तुरंत मरम्मत कराने के निर्देश दिए गए। तो यहां पे कई महिलाओं ने शिकायत की थी अव्यवस्थाओं को लेकर। जब डीएम ने यहां का निरीक्षण किया तो वाकई पाया कि कई कमियां हैं, हालात यहां पे ठीक नहीं है, लिहाजा उन्होंने तुरंत निर्देश दिए कि तुरंत इसकी मरम्मत होनी चाहिए, प्रसव केंद्र को बेहतर किया जाए। डॉक्टर बैठते नहीं हैं, चपरासी है वही रहते हैं, कोई आ जाता है तो वही दवा दे देते हैं। रास्ता के लिए दिक्कत, बारिश हो जाती तो यहाँ कोई आ नहीं सकता है। यहाँ पे कितने जो डॉक्टर यहाँ पे तैनात हैं, क्या वो आते हैं? यहाँ एक डॉक्टर कभी कभार आ जाते हैं और मूल रूप से हैं चपरासी जो हैं बद्री जी, इन्हीं को देखता हूँ। और हफ्ते में दूसरे तीसरे जैसे आप बात कर रहे हैं यहाँ पे बिजली की नहीं है, तो इसकी शिकायत आपने किसी से की? मंत्री जी से किया गया था। क्या आश्वासन मिला? कहे जल्द से जल्द करवाएंगे। रास्ता नहीं है, रास्ता के लिए भी मंत्री जी से बताया गया है, पक्की सड़क से जुड़ा नहीं है अस्पताल। ये बताया तो गया है, एनएम सेंटर है कि नवनिर्माण होते जो है अभी तक वैसे पड़ा हुआ है। अच्छा, कौन सी जगह है ये? ये घुसियारी बाजार है। अच्छा, कितने दिन से आप यहाँ हैं पोस्ट? हम यहाँ ये 5 वर्ष हो गए मुझे। अच्छा, 5 वर्ष से इसको ऐसे ही देख रहे हैं? ऐसे ही दिख रहा है। तो एनएम वगैरह या कोई स्वास्थ्य कर्मी यहाँ आता होता है? स्वास्थ्य कर्मी आता है, मीटिंग भी होती है, लेकिन यहाँ विद्यालय के अतिरिक्त कक्ष में जो है सारी मीटिंगें आयोजित होती हैं। टीका वगैरह यहीं अतिरिक्त कक्ष में लगाया जाता है। मतलब स्वास्थ्य की अपनी बिल्डिंग नहीं है? नहीं, यहाँ पर नहीं है सर। यहीं के जो अतिरिक्त कक्ष बना है विद्यालय का, इसी में टीकाकरण किया जाता है या स्वास्थ्य विभाग की कोई मीटिंग होती है एनएम द्वारा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।